किसी ने कहा है, खुद को खोजने का सबसे सरल तरीका है कि स्वयं को औरों की सेवा में खो दो। इन्हीं पंक्तियों को यथार्थ करने वाली ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द टिप्स एंड टॉक्स पावर्ड बाय यूयू। Today we have another OG personality with us. He's a social worker and philanthropist. सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी। सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने एपिसोड में। आप कैसे हैं सर? ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और पर्टिकुलरली आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय यू जब मैंने आपका छाँव प्रोजेक्ट के बारे में जाना फ्रॉम आरजे काव्य। सर, मेरे दिमाग में ये प्रश्न अवश्य आया था उस समय कि मैं आपसे जब मिलूंगी तो ये पूछूंगी कि सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्क हम लोग ऐसे सोच के नहीं चलते कि हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सब लोग आजकल करियर ओरिएंटेड हैं। आई एम श्योर आप भी रहे होंगे, आपने बीटेक करा है, एमबीए करा है। तो सर, आपको ये जो प्रेरणा मिली कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, सर ये आप कैसे, आपकी विचारधारा कैसे बनी इस पे? Basically, I'll tell you कि you are very right. I was also very career oriented. मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ज़िंदगी में काम करना है, ज़िंदगी में जॉब करना है, मल्टीनेशनल्स में काम करना है, इंडिया से बाहर जाना है, फॉरेन जाके जॉब करना है। गॉड डेस्टिन्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन। इट इज़ हमें नहीं पता कि व्हाट गॉड हैज़ इन स्टोर फॉर अस। मुझे भी ऐसा ही था, मुझे भी नहीं पता था और धीरे धीरे माई लाइफ टुक शेप। अगर मैं आपको एक्चुअल प्रेरणा की बात करूं तो आई हैव माई फैमिली हैज़ बीन वर्किंग विद, इफ़ यू नो, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। So you know, I was very young since when I was associated with RSS. तो RSS के साथ काम करने में आपको एक चीज़ समझ में आती है या एक चीज़ सिखाई जाती है कि खुद से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ा समाज, या खुद से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। तो एक भावना आपके अंदर इनकलकेट होती है कि क्या मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, क्या मैं द मैन स्टैंडिंग इन द लास्ट लाइन, उसको आगे लाने के लिए अपने जीवन में कैसे काम किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम किया जा सकता है, और किसी की खुशी में अपनी खुशी कैसे ढूंढी जा सकती है। यू कैन बी हैप्पी बाय योर ओन वेरी इजीली, बट किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ पाना ही मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी खुशी तलाशना। सर, समाज सेवा करते करते कोई ना कोई एक ऐसा पल तो आया होगा जिसने आपको एक ऐसी खुशी दी होगी जो आप सोचते होंगे कि मुझे बहुत गर्व है स्वयं पर कि मैं इस दिशा पर आया। सर, ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो आपके दिल में बहुत ज़्यादा रहता है? मैं बताऊं, मेरे मतलब एक्चुअली मतलब मैं फैमिली भी मेरी इस बात को सच नहीं मानती, आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में हर दिन ऐसा कोई ना कोई वाक़या होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। क्योंकि आप यदि किसी को रोड पर खड़े हुए व्यक्ति को विक्रम में ही बिठा देते हैं ना, तो वो भी बहुत खुशी का पल होता है। आप किसी बच्चे को स्कूल ले जा लेते हैं, वो भी बहुत खुशी का पल होता है। आप किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देते हैं, वो भी बहुत खुशी का पल होता है। आप किसी बच्चे को, स्कूल के बाहर खड़े हुए बच्चे को एक आइसक्रीम खिला देते हैं, वो भी बहुत खुशी का पल होता है। तो हर दिन विद द इवॉल्विंग वर्ल्ड आपको ये देखना होता है कि आज समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, आज लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, विदाउट, जब उसमें आपका कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा, जब आप वो किसी कारण से नहीं कर रहे होंगे और आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे होंगे कि मुझे इसका जीवन बेहतर करना है। लाइक आई टेल यू, जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर जाओ, और मैं तो कहूँगा मेरे साथ चलो आप किसी दिन, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे यहाँ ट्रस्ट के स्कूल्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जैसे हाउस हेल्प आपके घर में भी आती होंगी। मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात है, दैट देयर इज़ वन हाउस हेल्प जो मेरे घर में भी आती है। एंड मैं एक स्कूल में गया तो वहाँ पर एक बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश एलोक्यूशन कर रहा था। तो आई आस्क्ड द प्रिंसिपल अबाउट द चाइल्ड।
सो जब मैं उस बच्चे से मिला तो वो मेरे घर में जो हाउस हेल्प काम करती है उनका बेटा है, ठीक। तो हम जब ऐसे स्कूल्स में जाते हैं तो मुझे हमेशा देखकर ऐसा लगता था कि उनको यूनिफॉर्म सरकार दे देती है, उनको कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ उनको हेल्प करता ही है। लेकिन अगर आप कभी भी ऐसे बच्चों को देखोगे तो उनके शूज़ और सॉक्स की जो सिचुएशन होती है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। अगर आप एक्चुअली देखो तो मैंने एक समय पर एक ऐसा मतलब एक ऐसा मूवमेंट या ऐसा संकल्प किया कि जितने अधिक से अधिक बच्चों को हम सॉक्स और जितने अधिक से अधिक बच्चों को गुड शूज़ दे पाए। मैंने मतलब आई वोंट कोट द नंबर्स बिकॉज इट वाज वेरी बिग। मैंने बहुत सारे बच्चों को जूते और सॉक्स पहनाए और एंड आप वो हैप्पीनेस नहीं सोच सकते जब वो बच्चा उस पेयर ऑफ सॉक्स का वो पैकेट खोलता है और देन ही वेयर्स दो सॉक्स। उससे उससे ज़्यादा अच्छा ठंड के मौसम में जब आप उनको सॉक्स पहनाते हो तो उससे अच्छा मुझे आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ जैसा उस दिन अनुभव हुआ। एक नेचुरल हैप्पीनेस आती है अंदर से। मतलब जिस चीज़ की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज़ के लिए हमें लगता है, मतलब अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट किड्स फ्रॉम द नॉर्मल सोसाइटी या फ्रॉम द मिडिल क्लास सोसाइटी, उनके लिए उनकी माँ पीछे भागती रहती है और वो सॉक्स पहनना नहीं चाहते, लेकिन उस बच्चे को जब सॉक्स मिलते हैं और वो सॉक्स पहनता है, इट इज़ ग्रेट। सर, आई कांट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस आई एम फीलिंग राइट नाउ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि कभी ना कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हम लोगों को किसी ना किसी की मदद दिल से करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें क्या गेन क्या होगा। मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सो सर, अब मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, शुरुआत से लेकर अभी तक आपने कहाँ से शुरुआत करी। जैसे आपका एक बहुत इम्प्रेसिव बैकग्राउंड भी रहा है, बीइंग अ होटेलियर रियल एस्टेट में। तो सर, वहाँ से आपने कैसे शुरू करी और आज आप क्या क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी एज अ किड आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम राइटलेट्स देहरादून। देन आफ्टर दैट आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम भोपाल। After that, I came back to Dehradun. I did my MBA from Dehradun itself. And post that, मैं all through the journey, इस पूरे दौरान मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, समाज सेवा का काम करता रहा. That was not by me, because it was all along with my dad. My father, Mr. Umesh Agarwal, was a very good social personality of Dehradun. एंड ही वॉज बहुत कुछ मैंने समाज के लिए करना उन्हीं से सीखा. उसके बाद एक फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, वेरिड बिजनेस है, मैं भी उसमें काम करने लगा. और उसके साथ साथ समाज सेवा भी चलती रही. बाय द वे, मैं आपको बताऊं कि मैंने कॉलेज यूनियन का इलेक्शन भी कॉलेज के दौरान लड़ा था और मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट भी बना था. उसके साथ साथ मैं ये सब काम करता रहा. समाज के लिए काम करने का एक वो सिलसिला लगातार चलता रहा. देन एक टाइम था व्हेन माय फादर सफर्ड फ्रॉम कैंसर एंड उसके बाद मुझे देयर वाज ह्यूज सेटबैक इन माय लाइफ. फॉर एनीवन एंड एवरीवन इट इज़ अ ह्यूज सेटबैक. उसके बाद मेरे अंदर उस दौरान ये एक बड़ी कल्पना मन में आई कि हमें हेल्थ के सेक्टर में भी काफ़ी कुछ करना चाहिए. या मतलब मुझे ऐसा लगा, हैविंग एवरीथिंग, हम सब कुछ करके भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए. तो एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं इस देश के अंदर जो उतना नहीं कर पाते उस सिचुएशन में भी. तो हमने सोचा हम हेल्थ के सेक्टर में भी काम करेंगे. करते कराते when my father passed away, then we started off a foundation in his name. Okay. तो जब हमने फाउंडेशन वी स्टार्टेड इन 2019. उमेश अग्रवाल फाउंडेशन. So with Umesh Agarwal Foundation, we decided that whatever our group earns, we'll donate 10% of the complete earnings to the foundation. Okay. तो वहाँ से हम लोगों ने उस फाउंडेशन को रन करना शुरू किया. और उसके बाद जब फाउंडेशन बन गई, सो यू हैव अ कमिटी ऑफ पीपल वर्किंग, थिंकिंग अबाउट कि हम क्या सोशल वर्क करें या फाउंडेशन से कैसे काम करें, लाइक माइंडेड लोग. तो तब से जो एक तरीके से ज्वलंत समस्याएं कहें या
टाइम रिलेटेड, जैसे आज की समस्या, आज देहरादून की समस्या क्या है या आज समाज की समस्या, हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। फाउंडेशन बनते ही कोविड, आपको ध्यान होगा 2020 में कोविड आ गया। हमने विविड काम किया कोविड में। मैं आपको बताऊं कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। मैं 15 मार्च से पहले पहले ऑलरेडी लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को मास्क 1-on-1 पहना चुका था। 1-on-1। हाँ, अगर हम देखें सभ्य समाज में मास्क तब भी प्रचलित था, लेकिन अगर हम बस्तियों में जाएं या हम अवेयरनेस नहीं थी, एंड मास्क वाज अ टैबू फॉर देम। अगर यंग जनरेशन पहन भी लेती, द ओल्डर जनरेशन वाज नेवर रेडी टू वेयर मास्क। तो मुझे 19 में ऐसा लगा कि लोगों को कैसे समझ में आई है कि मास्क इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा जब वो रूबरू होंगे, तो हमने एक छोटा फ्लायर बनाया जिसमें हमने कोविड के बारे में कुछ चीज़ें लिखी, कैसे बचना है, वही हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस करना है। तो हम हर समय, फिर उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने पे आपको याद होगा कि 4-5 महीने तक जिसको मेजर समस्या हुई वो तो हॉस्पिटल गया, लेकिन डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, हाई बीपी वाले डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, एस्थमा वाले डॉक्टर जो ये रेगुलर कोई आइज चेकअप नहीं करा पाया, कैटरैक्ट की सर्जरी नहीं करा पाया। तो हमने ये सोचा, और उस तब भी डर लग रहा था। मतलब अगर आप अगस्त सितंबर में भी बात करें, जब लॉकडाउन रिलीज हो गया था और पीपल वर गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ, तब भी लेकिन इन चीज़ों के लिए जो सीनियर लोग थे वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। इट वाज लाइक अ न्यू नॉर्मल। यस। सो और इकोनॉमी भी ऑफ फैमिलीज बहुत अच्छी नहीं थी। 3-4 महीने की मतलब जिनकी जॉब थी उनके लिए भी एक टफ टाइम था, जिनका बिजनेस था। तो हमने ये सोचा कि हम बड़े बड़े हेल्थ कैंप, एक तो हेल्थ कैंप होता है, जी सर, हेल्थ कैंप से बड़ा एक चीज़ लगाएं जहाँ पर हम सुपर सारी स्पेशलिटीज़ को लेके आए, जहाँ पे हम आंखें चेक कराने से लेके, जहाँ पे हम शुगर, मतलब वी डिड हेल्थ कैंप्स अराउंड मोर देन 4,000 पीपल इन देहरादून एट दैट टाइम। लगातार हमने वी डिड अ सीरीज ऑफ हेल्थ कैंप्स। तो जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, या जब जब जो जो चीज़ एक इशू होता है, जैसे यू टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट छाँव। यस सर। अब इस साल हम गर्मी में कितना परेशान थे, और ऐसा लग रहा था कि देहरादून में डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं को एक पेड़ों के लिए धरना देने का एक नया काम मिल गया था कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, हम पेड़ नहीं। व्हाट आई थिंक इज दैट डेवलपमेंट एंड नेचर हैज टू गो हैंड इन हैंड। हम ये सोचे कि नेचर को प्रिजर्व करने के लिए हम डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, और हम नेचर को खराब करके डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ड्यूरिंग दैट मुझे ये लगा कि लोगों को एक नई दिशा मिलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ बड़ी संख्या में लोग खलंगा के जंगल के लिए इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में लोग कैनाल रोड के पेड़ों के लिए इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में लोग कैंट रोड के लिए इकट्ठे हुए। तो आई सेंस्ड कि ये एनर्जी है और इस एनर्जी को ठीक दिशा में चैनलाइज होने की रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये प्रोजेक्ट छाँव किया जिसमें हमने लोगों को इनवाइट किया। किसी ने हमने मतलब देयर वाज नो, अगर इफ यू सॉ द विजुअल्स एंड एवरीथिंग, there were more than 4,000-5,000 people on the event day, and they sowed more than, मतलब उन्होंने लगभग 12,000 से ज़्यादा पेड़ उस दिन वहाँ पर उगाए। तो हमें लगा कि फॉरेस्ट नए तरीके से अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट होने की देहरादून में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली। आज यदि हम देखते हैं पुराने जंगल यदि रिस्क पर है, तो बड़ी संख्या में ऐसे भी स्पॉट्स अवेलेबल है जहाँ पे हम नए जंगल क्रिएट कर सकते हैं। रोड के किनारे यदि हम देखें तो पिछले 10 सालों में रोड के किनारे हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों का हम ध्यान नहीं रख पाते। मुझे पता ही नहीं होता, मैंने पिछले साल माल देवता रोड पर पेड़ लगाया था, वहाँ भी लगाया था, वहाँ भी लगाया था। हमें कैसे ध्यान रखें उन पेड़ों का? तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें हमने एक अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया, जिसमें हमने आपको एक नेम प्लेट दी और हमने आपसे कहा कि आप अपने लव्ड वन, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, सम फ्रेंड ऑफ योर्स हुज नॉट अराउंड यू, जिसको आप उस पेड़ के अंदर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिसको आप उस पेड़ के साथ जीना चाहते हैं, उनके नाम पर आप आएँ और पेड़ लगाएं। एंड
विल गिव यू नेम प्लेट्स और आप उस पेड़ को आइडेंटिफाई करें। और वहाँ पर एक वी रिक्वेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नगर निगम कि हमको एक ऐसी लैंड दी जाए जहाँ पर वी डोंट वांट टू बिल्ड एनीथिंग, हम सिर्फ पेड़ लगाकर उनकी रखवाली करेंगे और 5 साल में जब वो पेड़ पूरे हो जाएंगे तब हम उनको सरकार को वापस दे देंगे। Okay, sir. So that turned out to be something good. So this is how the journey goes. Daily you get something or the other new thing. जैसे कोविड के दौरान वैक्सीन नहीं लग पा रही थी लोगों को, वैक्सीन पहले तो जब गवर्नमेंट ने फ्री नहीं की थी, या लोग बड़ी संख्या में वहां पर जा नहीं पा रहे थे जहां वैक्सीन लग रही और थी, एक डर भी था कि डर कैसे भी। जाएंगे। तो हमने मोहल्लावार, बस्तीवार, कॉलोनी वाइज हमने वैक्सीन के कैंप्स लगाए जिसमें हमने लोगों को इन्फॉर्म करके लोगों को वहां पर बुलाया। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम लोग काम करते हैं। ओके सर। सर, ये जो आपने छाँव प्रोजेक्ट के अंदर इन नेम टैग्स दिए इन पेड़ों को, दिस वाज अ वेरी यूनिक आइडिया। मुझे खुद ये बहुत यूनिक लगा, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल वी वर आल्सो अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ जो ऐसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए जाते थे। लेकिन हुआ ये क्या था कि जब हम गए वहाँ पर वापस से देखने के लिए, तो वो जो पेड़ थे वो सब गायब थे, नष्ट हो चुके थे। कभी कभी एनिमल आ जाते हैं उन्हें एज चारा। सो दिस वाज अ वेरी यूनिक प्रोस्पेक्ट दैट यू गेव टू आवर सिटी। सर, अगर देहरादून की हम बात करें पर्टिकुलरली, सो हमारा जो शहर है इट इज़ नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, जो कि अब कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। इट्स लाइक वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन दीज फ्यू ईयर्स दैट देर इज लैंड डिग्रेडेशन, लैंड इंक्रोचमेंट, अभी भू आंदोलन भी चल रहा है। सो सर, ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड है, जैसा कि आप बात कर रहे थे, दैट इट हैज़ टू हैव एन एक्विलिब्रियम, इट शुड गो हैंड इन हैंड। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड या भू आंदोलन या भू कानून पर्टिकुलरली? ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं जी जिन पे सर। आपने कहा। कमर्शलाइजेशन एक अपनी जगह एक एंगल है, वो देहरादून उसको अवॉइड नहीं कर सकता। अगर हम क्योंकि देहरादून इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मेट्रो सिटी। देहरादून जैसे शहरों में सब तरफ के लोग आना चाहते हैं। यदि हम देहरादून में देखें तो पहाड़ से भी लोग देहरादून आ रहे हैं। अगर हम देहरादून देखें तो प्लेन से भी लोग देहरादून आ रहे हैं। अगर हम देखें तो बैंगलोर में जो जॉब कर रहा है वो देहरादून में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड है। कोई रिटायर्ड लोगों का ये शहर था, लेकिन अब ये हर व्यक्ति का शहर बन गया देहरादून, ऑल एज ग्रुप्स। मतलब देहरादून में अगर आप देखेंगे तो एक बच्चे के लिए पढ़ने के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं। उसके बाद काम करने के टूरिस्ट के लिए यदि आप देखेंगे द अमाउंट ऑफ ग्रोइंग कैफेज, द अमाउंट ऑफ ग्रोइंग होम स्टेज, वो एक युवाओं के लिए एक बड़ा ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फॉर ओल्ड एज पीपल, देहरादून से अच्छा कोई शहर नहीं है। देहरादून में अच्छी हवा है, देहरादून में अच्छा एटमॉस्फेयर है। अगर आप 10 साल पहले के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आज कहेगा आज का देहरादून बेकार है, लेकिन आज जो नया देहरादून में आएगा उसको लगेगा कितना सुंदर शहर है। आज से 50 साल पहले जो देहरादून में था उसको आप कहेंगे तो वो कहता था सेंट जोसेफ स्कूल के आगे तो जंगल होता था। हाँ, यस सर। उससे पहले के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि घंटाघर तो रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट था। तो देहरादून बढ़ रहा है, देहरादून बढ़ता रहेगा। इस नेचर को हम नहीं बदल सकते। इसके साथ साथ हम देहरादून की जो खासियत है उसको कैसे बनाए रखें, देहरादून की सुंदरता को कैसे प्रिजर्व करके रखें। बेस्ट थिंग इज जब हम जाकर, बिकॉज आई ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं कहीं भी जाकर कहता हूँ तो देहरादून का बेस्ट अगर यूएसपी किसी को बताना हो तो देहरादून में AQI स्टेज बिलो 40। उससे बड़ा कोई, तो ये AQI कैसे मेंटेन रहे इसको देखने वाली बात है। तो AQI मेंटेन करने के लिए या चीज़ों को करने के लिए हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें टाइम एंड अगेन द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अलग अलग तरीके की सस्टेनेबल सिटीज़। अगर आपने सुना हो इधर सेला कोई सहसपुर की तरफ 20 सिटीज़ आ रही हैं। गवर्नमेंट 12 नई इको सिटीज़ पूरे स्टेट के अंदर ला रही है। तो इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपने कहा भू आंदोलन और भू कानून। भू आंदोलन अलग बात है, भू कानून अलग बात है। भू कानून पर मैं कहूँगा कि भू कानून इज समथिंग विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। भू कानून इज समथिंग विच एक्चुअली is required to preserve Uttarakhand and
हम किसी के यहाँ पर आने पर कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई भी आए नो प्रॉब्लम, ये हाथ खोलकर सबके लिए ये स्टेट खड़ा है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से यहाँ पर ज़मीनें रखना चाहता है, या कोई पूरे पूरे गांव खरीदना चाहता है, या कोई यहाँ पर यूजलेसली लोगों को दूसरी जगह से लाकर बसाना चाहता है जस्ट टू स्पॉइल द डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, या यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब स्पिटिंग इन फूड जैसी चीज़ें होती हैं, या हम देखते हैं कि मतलब अगर अभी आपने बीते दिनों में देखा हो तो हज़ारों एकड़ ज़मीनों में यहाँ पर नकली तरीके से मज़ारें बना दी गई। इन चीज़ों के लिए भू कानून बहुत ज़रूरी है। ओके सर। कोई भी व्यक्ति आए, शांति से उत्तराखंड में रहे, उत्तराखंड को खराब ना करे, उत्तराखंडियों को परेशान ना करे, यहाँ नेचर को प्रॉब्लम ना करे, आओ घूमो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रहना है चैन से रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं उत्तराखंड में गलत तरीके से लाकर लोगों को बसा दूं, मैं देहरादून में गलत तरीके से लोगों को लाकर बसा दूं, तो वो इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अभी आपने बीते दिनों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत पावरफुल एक पॉलिटिकल लीडर है, मैं आपको ये गवर्नमेंट विल की बात बता रहा हूँ, इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ राजा भैया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया सरकार ने। तो मैं बाहर से गलत तरीके से आने वाले लोगों से और यहाँ पर गलत तरीके से ज़मीन खरीदने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। यू बेटर कम, यू बेटर एन्जॉय उत्तराखंड। आप आए, यहाँ पर बहुत स्कोप है। आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो पर्यावरण का आनंद लें। आपको उत्तराखंड की संस्कृति से प्रेम है तो संस्कृति में इतनी सारी संस्कृतियां हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं। पहाड़ में हर पट्टी में अलग संस्कृति है, हमारे हर क्षेत्र के अंदर अलग तरीके की, आप उसका आनंद लें। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं यहाँ ज़मीन खरीद लूँ, आप खेती के नाम पर ज़मीन खरीद के और उसको मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। A transparent and good use of the land. यस, नहीं मैं कहता हूँ लैंड क्या, आपको 250 मीटर जमीन मिल रही है, आप लो, अपना मकान बनाओ, यहाँ के व्यूज एंजॉय करो और रहो। किसने कहा है हजारों बीघा जमीन खरीदने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। इंटेंशन। ओके सर। सर जैसे आपने अभी यूथ की बात करी थी, एंड सिंस यू आर अ सोशल वर्कर, सर हम लोगों के दिमाग में भी ऐसे विचार आते हैं कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, बट व्हाट कम्स बिफोर इज कि कहीं ना कहीं से तो मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए टू स्टार्ट विद इट, बिकॉज महानायक शाहरुख खान ही इज ऑल्सो सेड दैट फर्स्ट यू बिकम रिच देन यू बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। सर आप जैसे सोशल वर्क करते हैं तो आप इस ये सेल्फ जनरेटेड फंड्स हैं कैसे हैं, आप कैसे करते हैं, और एक रोड मैप हम जैसे बच्चों को जो आप देना चाहें कि हम अपने लेवल पे कैसे कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ये सब बहानेबाजी है। पैसा सब चीज़ों में लगता है, ट्रू, लेकिन ये कहना कि मैं समाज के लिए सिर्फ पैसा होगा तभी काम करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास इतना काम है और इतना रिसोर्स है कि आप मेरे साथ आओ, मतलब कई 100 लोगों को मैं उसमें लगा सकता हूँ समाज सेवा में। वॉलंटियर करने की इच्छा होना सबसे पहले ज़रूरी है। ऐसा नहीं अपने, आजकल क्या हो गया, अपने सीवी में पॉइंट बढ़ाने के लिए सोशल वर्क करने की इच्छा हो गई, होता है सर। एक ये बहुत बड़ा मेजर इशू। मैंने आपसे क्या कहा, दूसरे की खुशी में जिस दिन आप अपनी खुशी ढूंढने लग जाओगे, मैंने आपसे क्या कहा, सड़क पार कराने में तो पैसे नहीं लगते, किसी बच्चे को आइसक्रीम खिलाने में 10 रुपए खर्च होते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में, आज देहरादून में एक पब में जाकर 10-10 हज़ार रुपए एक शाम में हमारा यूथ खर्च कर देता है, वो पैसा भी तो आ ही रहा है। मॉल जा रहे हैं, वो पैसा भी तो आ ही रहा है, कहीं ना कहीं से तो वो पैसा भी आ रहा है। क्या हम, मैंने आपसे कहा दैट वॉट एवर आई अर्न आई स्पेंड 10% ऑफ दैट फॉर सोशल वर्क। तो क्या हम, अगर एक युवा ये तय कर ले कि मैं महीने में जितना पैसा रेस्टोरेंट, कैफे और बार में खर्च करता हूँ देहरादून में कॉलेज में पढ़ते हुए, उसका 10% वो समाज सेवा में करने लगे, तो आप देखना कि किसी को पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात सिर्फ इतनी कि हमें अपनी एनर्जीज को रीडायरेक्ट करना है ना, गुड वे। जहाँ चाह वहाँ राह, where there's a will there's a way। करना हम नहीं चाहते हैं, बहाना हम पैसों का दे देते हैं। जब हम करना चाहेंगे बहुत काम है। अगर आप देखते होंगे देहरादून में क्लीनलीनेस पर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता।
वो कैमरा लाने के लिए ज़रूर पैसा लगता है जिसमें वो रिकॉर्ड होता है, या वो मतलब उसको पब्लिसाइज करने में ज़रूर पैसा लगता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली सफाई करना चाहो तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। एक पॉली बैग कहीं से भी उठाओ और उसमें गंदगी उठाकर डस्टबिन में डाल दो। अब डस्टबिन पे आप अपना स्टिकर लगाओगे तो ज़रूर पैसा लगेगा। ओके सर। सर, हमने आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कार्य के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब थोड़ा समय आ गया है कि हम आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछें जो कि रैपिड फायर होने वाले हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी इनके आंसर देने हैं। तो सर, आर यू रेडी? यस। ओके सर, सबसे पहला क्वेश्चन, आपके फेवरेट एक्टिविस्ट कौन है? फेवरेट एक्टिविस्ट की यदि मैं बात करूं तो आज के ज़माने में यदि मैं बात करूं तो फेवरेट एक्टिविस्ट देहरादून में मेरे अनिल जोशी जी हैं। ओके जी सर। सर, नाउ कम्स इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम। ओके सर, आई सॉ दैट यू हैव क्वाइट अ गुड फॉलोइंग देयर। सर, धोती कुर्ता या फिर वेस्टर्न वेयर जैसे हम लोग जेनजीज प्रेफर करते हैं, पजामा टी शर्ट? ना धोती कुर्ता ना वेस्टर्न, कुर्ता पजामा इज द बेस्ट। ओके सर। सर, क्लासिकल म्यूजिक या टेक्नो? टेक्नो। ओके सर, आई ऑल्सो हर्ड कि आपको टेक्नो म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक है और आपका पर्टिकुलरली फेवरेट भी है। सर, आप किसी ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल में जहाँ पर टेक्नो होता है, आपका कोई फेवरेट टेक्नो आर्टिस्ट? हाँ, टेक्नो आर्टिस्ट बहुत सारे हैं। आई हैव अगर इफ यू हर्ड रूफुस डू सोल, वेरी नाइस टेक्नो आर्टिस्ट। एंड टेक्नो इज समथिंग विच हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। फेस्टिवल्स में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ें हो रही होती है। आई एम अ लोन टेक्नो लिसनर एंड आई लव दैट। ओके, तो सर क्या आप बाथरूम सिंगर भी हैं? नहीं। ओके सर। सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी आया, सिंस यू आर अ सोशल वर्कर, कोई ऐसा सुपर हीरो है, जैसे हम लोग जो है जेनजीज, वी हैव दिस टू कैटेगरीज ऑफ फैन फिक्शन, पर्टिकुलरली सुपर हीरो में, विच इज मार्वल एंड डीसी। सर, आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर फेवरेट सुपर हीरो जिसको आप अपने सोशल वर्क के काम में लगाना Iron Man. चाहेंगे? आयरन मैन। आई न्यू इट। टोनी स्टार्क सबका ही फेवरेट है। सर, एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, विच इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एक्विटी। सर, व्हाट डू यू बिलीव इन एक्चुअली? जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, बट कभी कभार वो थ्योरी में रह जाती है, प्रैक्टिकलिटी में नहीं उतरती। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि समानता से ज़्यादा असमानता को एम्ब्रेस करने में विश्वास रखना चाहिए और उस हिसाब से उस तरफ काम करना चाहिए। सो आपका क्या टेक है इक्वालिटी और एक्विटी कॉन्सेप्ट में? समाज के अंदर इक्विटी सबको बराबर होनी चाहिए, तो तभी इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। दिस इज समथिंग विच टचेज माई हार्ट। मतलब यू स्ट्रक, आई वुड से यू स्ट्रक द राइट स्ट्रिंग। इक्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है समाज के अंदर, और हम सबको इस बात में गर्व होता है। जैसे हम देखते हैं, हम अपनी गाड़ी पर लिख देते हैं, हम गाड़ी पर ब्राह्मण लिख देते हैं, हम गाड़ी पर जाट लिख देते हैं, हम गाड़ी पर गुज्जर लिख देते हैं, हम गाड़ी पर कुछ भी लिखकर क्या बताना चाहते हैं। और आप अपने यूनिवर्सिटी में भी देखते होंगे ऐसा। डेफिनेटली सर, बहुत है ये। इससे कुछ भी नहीं होता है। आप अपने से आगे बढ़कर समाज के लिए क्या करते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ। आज यदि ये जो वर्ण व्यवस्था, यदि मैं आपको बताऊं, ये किस लिए बनी थी? ये किसी को ऊंचा या नीचा करने के लिए नहीं बनी थी। ये इसलिए बनी थी कि कौन क्या काम करता है उनको उस तरीके से कैटेगराइज कर दिया, ओनली बाय मीन्स ऑफ देयर जॉब्स। क्षत्रिय लड़ता था, ब्राह्मण शास्त्र की बात करता था, वैश्य व्यापार और ये जो इकोनॉमी है इसको चलाता था, और एक शूद्र होता था जो अन्य काम करता था। लेकिन इसको आज के समाज में यदि हम देखें तो एक ऑफिस के अंदर यदि एक क्षत्रिय काम कर रहा है तो वो ठाकुर साहब किस लिए होंगे? यदि एक वैश्य समाज का व्यक्ति यदि अपनी मैं यदि आपसे कहूँ वो टीचर बन गए, तो दे हैव चेंज्ड। मतलब उन्होंने अपने जो पुरानी सामाजिक रचना थी उससे वो आगे जाकर काम कर रहे हैं। आज हमें समाज के अंदर ये आवश्यक है
कि सब बराबर है। आज ये देश उस परिस्थिति से आगे बढ़ चुका। वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया 2047। इंडिया 2047 में क्या किसी से आप ये पूछोगे कि मैं आपसे तभी बात करूंगा जब आप मेरी जाति के होंगे? डेफिनेटली नॉट सर। आप यदि कल के दिन कोई अपना एंटरप्राइजेस स्टार्ट करते हो, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आपको इस बात से फर्क पड़ेगा कि ये व्यक्ति ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, बिल्कुल। या ये परफॉर्मेंस में कितना इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी, आगे परफॉर्म कैसा करेगा। आप किसी के अप्रेजल में ऐसा सोचोगे कि मैं इसको अप्रेज तब करूंगा जब इसकी जाति मेरे वाली होगी। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ये एक भ्रम अपनी राजनीति को चलाए रखने के लिए समाज के अंदर चंद लोग चलाकर रखना चाहते हैं। ये जब तक चलेगा ये समाज पीछे जाएगा, ये जब खत्म होगा ये समाज आगे बढ़ेगा। वो बच्चा स्कूल में जब आपका जाता है तो आप क्या, तो फिर आप ढूंढो इस बात के लिए कि सिर्फ वैश्य बच्चे जिस क्लास में होंगे उस क्लास में भेजूंगा अपने बच्चे को, सिर्फ ब्राह्मण जिस क्लास में पढ़ेंगे उस क्लास में भेजूंगा, सिर्फ ठाकुरों के बच्चों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपके बच्चे को अगर हम देखें, अगर आप स्कूल डेज याद करो तो आपके पास हर जाति का बच्चा आपके साथ पढ़ता था। आपको क्या ये लगता था? बाद में इस जहर को फैला दिया जाता है, बाद में इस जहर को फैला दिया जाता है। और इस देश के अंदर आज अगर आप देखो तो हम लोगों को इस बात से क्या रत्ती भर भी फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ से आता है? बिल्कुल नहीं। आज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस। आज हमें जब किसी के साथ अपना जीवन जीने में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, तो समाज में कुछ लोगों को इस बात से फर्क क्यों पड़ता है कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। आज यदि मैं आपको कहूं, एंड ये मैंने सीखा है, मतलब आई हैव लिव्ड दिस ऑल माय लाइफ, मतलब इफ आई टेल यू दैट द हाउस हेल्प दैट यूज्ड टू कम एट माय प्लेस, हु यूज्ड टू डू द क्लीनिंग वर्क, सो माय दादी नेवर सेड दैट कि ये काम वाली है या ये सफाई वाली है या ये कूड़े वाली है। शी, व्हेन आई वाज बोर्न, शी टोल्ड मी दैट ये बुआ है तुम्हारी, एंड आई यूज्ड टू गो विद हर टू द मार्केट। वो मुझे खाने पिलाने इधर उधर घुमाने सब वो ले जाती थी। शी जस्ट पास्ड अवे सम टाइम्स बैक। शी यूज्ड टू लिव इन देहरादून ओनली। हम अपने मन में किसी के अंदर नहीं है ऐसा, लेकिन ये जहर समाज में फैला रहे जिससे कुछ लोगों की राजनीति आगे बढ़ती रहे। आई वोंट नेम, बट ये जब तक रहेगा, इट विल बी अ हिकअप इन इंडियाज प्रोग्रेस। द डे इट विल एंड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो सर, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद जो भी हैं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। सर, जैसे हम लोगों ने नायक मूवी देखी है, तो उसमें अनिल कपूर जी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। सर, यदि आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले तो आप हमारे देहरादून के लिए क्या करेंगे? मैं देखो साफ बताना चाहता हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस उत्तराखंड, और मैं इस तरीके की सोच या सपने नहीं रखता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं क्या करूँगा। सिर्फ ये सोचता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति को देहरादून के लिए एक्चुअली कुछ करना हो, आई एम अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ कमिटीज़ जो देहरादून के लिए सजेशंस देते हैं, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि देहरादून का ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है और एक नासूर बन गया है आज। मतलब बिकॉज यू नो आई एम born and brought up in देहरादून, माई फादर वॉज born and brought up in देहरादून, एंड मतलब लगभग 100 से अधिक सालों से तो देहरादून की पिक्चर्स मेरे घर पर हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी देहरादून में ट्रैवल टाइम कंसिडरेशन में नहीं आता था। कभी हम ये नहीं सोचते थे कि मुझे सहारनपुर चौक से और दिलाराम चौक जाना है तो मान के चलो आधा घंटा लगेगा। आज ट्रैवल टाइम फैक्टर इन हो गया। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से पैसिफिक मॉल जाते हो, आपको कितनी देर लगती है? सर, 50 से 60 मिनट। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी मैनेज्ड। आज यदि हम देखें तो हमारा देहरादून उस सिचुएशन में है जहां अर्ली या लेट 90s में दिल्ली जिस सिचुएशन में होता था, आज आप देखो दिल्ली का ट्रैफिक कितना सॉर्टेड है। देहरादून को एक रैपिड ट्रैफिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है देहरादून, क्योंकि जिस तरीके से अर्बनाइज हो रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून के लिए एक मेजर बहुत दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि
एक्सीडेंट में युवाओं की जानें जा रही हैं। हम जी सर। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो बार में गए थे, वो पब में गए थे, वो इसमें गए थे, वो उसमें गए थे। दैट इज रिगार्डलेस। किसी के घर के बच्चे की जान जाती है, दैट इज वेरी पेनफुल। संवेदनशील विषय है। संवेदनशील, बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है। और कोई बच्चा अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए देहरादून आता है, वो कहीं ना कहीं गलत चीजों में पड़ जाता है, कहीं ना कहीं वो गलत आदतों में पड़ जाता है, जिससे वो अपना जीवन नष्ट कर ले रहा है। तो ये जो नशे की प्रवृत्ति हमारे देहरादून में बढ़ती जा रही है, हम सब कहते हैं से नो टू ड्रग्स, लेकिन उस पर क्या हमें आवश्यक कदम लेने की आवश्यकता है? वो कहाँ से ऐसा पैरासाइट हमारे देहरादून में घुस गया कि हमारी पुलिस पूरी ताकत लगा रही है, हमारा प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन हमारे बच्चे उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस पर चिंता, दो इश्यूज ऐसे हैं जो ये रिजॉल्व हो जाए तो मैं बता रहा हूं कि देहरादून ऐसा शहर बन जाएगा। आप सोचो, आप खुद ही सोच के देखो कि देहरादून में ट्रैफिक ना हो और देहरादून के युवा नशे से दूर हो जाए, तो उससे आइडियल सिचुएशन देहरादून की कुछ हो सकती है? इतना सुंदर देहरादून ऑलरेडी है। आप ये, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से वो युवाओं के अंदर ताकत आ जाती है कि रात के 3 बजे हम इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उन चीजों को अपनी आदत में डाल लिया जो आर्टिफिशियली हमारी बॉडी को बूस्ट करके, एंड दे आर कीपिंग अस गोइंग। व्हाट आई फील इज कि ये दो चीजें हो जाएं, कभी मुझे जीवन में कभी मौका मिलेगा तो मैं तो इन्हीं दो चीज़ों पर देहरादून के लिए काम करना चाहूँगा, क्योंकि ये दो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो देहरादून विल बी एन एब्सोल्युटली परफेक्ट आइडियल सिचुएशन फॉर पीपल टू लिव देयर लाइफ। I'm sure, sir, people like you are going to make our city one of the best in the country. सर, अब आप सोशल मीडिया पे भी बहुत आपका इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली जैसे आपने इंस्टाग्राम की बात करी थी। सर, ऐसा माना जाता है कि आज की करंट एज में सोशल मीडिया पे हमारे सोशल वर्क का जो इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है, इट्स लाइक दे आर रनिंग पैरेलल विद ईच अदर। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका पोस्ट करना है। और बहुत बार मैंने भी ये ट्रेंड फील किया है कि लोग क्या करते हैं, करते कम है लेकिन दिखाते ज़्यादा हैं। पर कुछ लोग एक्चुअली जेन्युइनली करते भी हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब उन्हें किन्हीं इश्यूज़ पे बोलना होता है, सो दे जस्ट ट्वीट अबाउट इट और मेक अ पोस्ट अबाउट इट, बट ग्राउंड रियलिटी पे जाके कोई काम नहीं कर रहा है और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। वो इंसिडेंट हुआ, हो गया, 2 दिन बाद किसी को याद भी नहीं है। सर, आपका क्या टेक है सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस में इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी? Social media is very important. Social media has changed the whole dimension of this country. सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया, सोशल मीडिया ने पर्सनल लाइफ को चेंज कर दिया, सोशल मीडिया ने सोशल वर्क को चेंज कर दिया। अब एक एंगल इसका यह है कि लोग कम करते हैं और ज़्यादा दिखाते हैं, और दूसरा एंगल मैं इसका ये कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आप आज कूड़ा उठाने जाते हो तो मेरे मन में भी आता है, यार अच्छा वो चली गई, मुझे भी जाना है। तो कम से कम लोगों ने इस पर काम करना तो शुरू किया है। आज मैं अगर पेड़ लगाते हुए फोटो डालता हूँ, या एक सेलिब्रिटी एक पेड़ लगाते हुए फोटो डालता है, दैट ट्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट। इच्छा जागृत होती है कि हमें भी ऐसे करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से इस देश में बनी है, मोबिलाइज होती हैं। आप ये देखो, जैसे मतलब व्हाट आई फाइंड इज दैट देयर वाज अ मी टू मूवमेंट इन द कंट्री दैट वेंट ऑन। ऐसी चीजें अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो कभी सरफेस कर सकती थी? नेवर सर। कभी कोई बोल सकता था इन चीज़ों के बारे में? लेकिन तो ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट, मैं सोशल मीडिया को नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया ने क्रिएट किया है, ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मैं कितना करता हूँ और कितना दिखाता हूँ, ये अपनी खुद की चॉइस हो सकती है। ये मतलब, और ये तो कोई भी व्यक्ति एक मतलब वही एक गड्ढा खोदता है, वो हल्ला 4 गड्ढे का मचाता है, तो वो तो समाज में होता ही था, पहले भी होता था। लेकिन विद सोशल मीडिया कमिंग इन, आई फाइंड इट मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू नेगेटिव। आज हर व्यक्ति के हाथ में अपने साथ होते हुए गलत को बताने का एक माध्यम है। मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है, मैं सोशल मीडिया पर लिखता हूं, दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। मैं अगर अपने नेचर के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं कैसे भी करता हूं, तो यू वोंट बिलीव, आई हैव फाउंड
hundreds and more than 500 volunteers who voluntarily came from social media to do work for the society. आप ये देखिए कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सोशल मीडिया ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। जी सर। घर में बैठकर आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से कपड़े भी बेच रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से फैशन प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। सो आई फाइंड सोशल मीडिया ब्लेसिंग मोर देन अ नेगेटिव थिंग। सोशल मीडिया आने वाले समय में और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और अच्छी चीज़ें क्रिएट करेगा। सर मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं एग्री भी करती हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट है। आपने कहा कि सोशल मीडिया को हम सकारात्मक तरीके से लेते हैं, पर सर अगर हम अपने खुद के घरों की बात करें तो 4 लोग हैं सपोज घर में, वो 4 भी अपने अपने फ़ोन्स में होते हैं। हम आपस में भी बात कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो सर डाइनिंग टेबल पे जब हम खाने बैठते हैं तो टीवी चल रहा होता है। पहले ऐसा होता था कि जब ये सारी ऐसी न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया ये सब नहीं था, तो हम लोग आपस में बातचीत करते थे, थोड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन जो था वो ज़्यादा था। तो सर फिर मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, आप खाना खाते हो तो यू आर एट एन एज कि आपको कोई मना करता है कि 2 रोटी से ज़्यादा मत खाओ, नहीं सर। 2 ही खाते हो ना। या कोई आप अगर 10 रोटी खाने लग जाओ तो आप कल बीमार पड़ जाओगे। तो वही वाली बात है, चीज़ को कितना यूज़ करना है ये भी हमारे हाथ में है। जैसे you know you might have heard about the concept of digital fasting, that once in a week you should stay away from everything digital. It has taken over our lives. मैं अगर एक दिन, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जब खाना खाते हैं, that happens at my home, कि हमारे यहाँ खाना खाते हुए टेबल पर फ़ोन अलाउड नहीं है, कि आप फ़ोन साइड रख के ही खाना खाने आओगे। जैसे हमने, तो वो हमारे हाथ में किस चीज़ को मुझे कितना खाना है। मुझे इंस्टाग्राम की रील आर सो इनग्रॉसिंग कि आप मतलब वंस आई नोटिस्ड दैट आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम देहरादून टू हरिद्वार एंड आई डिड नॉट नो व्हेन आई रीच्ड हरिद्वार। मैं रील देखता देखता ही हरिद्वार पहुंच गया, और जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था। तो अब ये मेरी गलती है ना कि मैंने रील कितनी दी। सोशल मीडिया थोड़ी कह रहा है कि आप मुझे दिन भर देखो। टीवी दिन भर सत्संग आता है, क्या आप सत्संग देखते हो दिन भर? बिल्कुल नहीं। आप न्यूज़ आती थी दिन भर न्यूज़ देखते हो दिन भर? नहीं देखते। कार्टून नेटवर्क, बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो कार्टून नेटवर्क 24 घंटे कार्टून दिखाता था, तो स्कूल से आते सबसे पहले कार्टून नेटवर्क जरूर चलाते थे। सो दैट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। वी नीड टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, वी नीड टू ऑब्जर्व सर्टेन नॉर्म्स फॉर आवर ओन सेल्व्स। सोशल मीडिया पर आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को हम फ़ोन देकर सामने बिठा देते हैं। उसका एक सिस्टम होना चाहिए, उसका एक रूल होना चाहिए कि एवरेज डे में इसका स्क्रीन टाइम इतना है। हमें अपने लिए ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है। हमारी रात की नींद, आज ये युवा पीढ़ी या ये जो यूथ है, ये रात को कम सो रहा है। इंसोम्निया की बीमारी हो रही है, नई बीमारी आ गई इंसोम्निया, या स्लीपलेसनेस, या डिप्रेशन। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी रात तो रील देखने में चली जा रही है, और रील में हम नहीं जान रहे हैं दैट देयर इज एन एल्गोरिथम दैट वर्क्स। मैं अगर सैड कंटेंट देखने लगूंगा तो मुझे सैड ही सैड कंटेंट दिखेगा, विच विल टेक मी डीपर इनटू सैडनेस। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स कि हमें क्या कितना लेना है, हमें क्या कितना देखना है। आप सिरदर्द की गोली रोज तो नहीं खाते ना? No, जब सिरदर्द होता तभी खाते हो ना। घर में तो पत्ता रोज होता है। तो आपको अपने लिए डिसाइड करना है। आप एक, यू नॉट अ रोबोट, you're a human being and you have a human brain. आपको उस ह्यूमन ब्रेन से डिसाइड करना है कि मुझे कब किस चीज को कितना यूज करना है। अति किसी भी चीज किसी की भी चीज अच्छी की नहीं गलत है, एंड इन ऑर्डर टू रीवायर आवरसेल्व्स वी शुड टेक इट एज इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। यस। ओके सर, सर दोज वर सम अमेजिंग थॉट्स। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके इन प्रभावशाली विचारों को सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी देहरादून की यूथ अलग अलग चीज़ें जो आपने कही, जैसे डिजिटल फास्टिंग, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना, या हमारे देहरादून को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रखना, उस सब के बारे में बहुत जानेंगे और सीखेंगे। सर जाते जाते आप हमारी यूथ को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को मैं 2 ही संदेश देना चाहूँगा। द नंबर 1 इज, जिस लिए देहरादून आए हैं उस काम को सबसे पहले पूरा करें। लॉइटर अराउंड करने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय, सीधी बात कहूँगा, घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, इन्फैचुएशन को प्यार समझने के बजाय
इधर उधर देहरादून में गम में घूमने के बजाय पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, अपना करियर सेटल करें। ये सब जीवन में अपने आप मिल जाएगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज के अच्छे दिन है, कॉलेज के अच्छे दिनों को जिए, अपनी जॉब लगवाएं, अपना एक करियर अच्छा सेटल करें, देहरादून को एंजॉय करें। देहरादून में सेटल होकर कैफ़े खोलने की ना सोचें कि आजकल ट्रेंड हो गया है कि कॉलेज में पढ़ने आए और यहीं रुक गए कि मैं कैफ़े खोल लेता हूँ। आपके माँ बाप ने आपको इंजीनियर बनने, आपको वकील बनने, आपको एमबीए करने, आपको मास कम्युनिकेशन करने, इतने वेरिड फील्ड्स के लिए पढ़ने भेजा है। अगर कैफ़े ही खुलवाना होता तो वो आपको देहरादून ना भेजते। उनका पैसा, अपना समय बर्बाद करने के बजाय मेरा आपसे निवेदन है कि आप देहरादून आए, पढ़े लिखें, आगे जाएं। चौथा, देहरादून के अंदर यदि आपको कोई भी नशा बेचता है, आपको कोई भी नशे की तरफ मोटिवेट करता है, वो गलत है। आपको उसमें नहीं जाना है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको वो हो सकता है थ्रिलिंग लगे, लेकिन वो आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, वो आपका शरीर खराब कर रहा है और आपका माइंडसेट खराब कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देहरादून इज़ वेरी वेलकमिंग, इज़ वेरी गुड टू यू। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है, कोई बड़े भैया बनाने की आवश्यकता देहरादून में नहीं है। पढ़ो लिखो, जिस काम के लिए आए हो वो करो और आगे बढ़कर अपने जीवन में एक अच्छा देहरादून याद करो कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो देहरादून की वजह से खड़ा हूँ, ना कि तुम्हारे माँ बाप ये याद करे कि ये बेचारा यहाँ खड़ा है तो ये देहरादून गया इस वजह से ऐसा हो गया। दिस व्हाट आई विश टू टेल यू। थैंक यू सो मच। So those were some great words and messages. We will remember this truly. तो जाते जाते माननीय अटल बिहारी जी के शब्दों में, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आज सर ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी यूथ के लिए संदेश कि यदि आपको जीवन में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा मिले जिसकी आप सहायता कर सकते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे सहायता का हाथ उसके लिए आगे बढ़ाएं और उसकी समस्या में उसका साथ दें। सो दिस इज अस साइनिंग आउट फ्रॉम टिप्स एंड टॉक्स. We hope that you enjoyed our today's show, and don't forget to like, share and subscribe and comment on our Instagram handle. आप किस OG पर्सनालिटी का इंटरव्यू चाहते हैं नेक्स्ट, या किन टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू DM us.